हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल फूडी पैरामेडिकल ट्रेनिंग सेंटर में। आज हम आपको बताएंगे कि हमें सिटी स्कैन किन कंडीशन में कराना चाहिए और किन कंडीशन में नहीं कराना चाहिए। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि जब भी कोई आरटीए पेशेंट होता है, जैसे कि रोड पे कोई एक्सीडेंट हो जाता है या फिर किसी चीज़ से हमें चोट लगती है जिससे कि हमारे बॉडी का कोई भी पार्ट में इंजरी हो, जैसे कि हेड, फेस, ईयर, नोज़ या नेक या फिर शोल्डर, हैंड, एल्बो, फिंगर या रिस्ट जॉइंट या एब्डोमेन या पेल्विस एरिया या फिर नी जॉइंट या फिर लेग, इन सब में कहीं पे भी चोट लगती है तो हम सिटी स्कैन की सहायता से एक्यूरेट डायग्नोस कर सकते हैं कि इंजरी कितनी है और उसके आगे का ट्रीटमेंट हो सकता है। उसके बाद हम एक्यूरेट डायग्नोस कर सकते हैं सिटी स्कैन के द्वारा कि बॉडी में कहीं कोई फ्रैक्चर तो नहीं है एंड कि बॉडी के अंदर कितना क्षति पहुंची है, यानी कि कितनी इंजरी हुई है। तो सिटी स्कैन की सहायता से हम एक्यूरेट पता कर सकते हैं कि हमें कितना ही इंजरी है और उसके बाद डॉक्टर्स सिटी स्कैन को देख के आगे का ट्रीटमेंट कर सकते हैं। सिटी स्कैन सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट होता है कि जब किसी पेशेंट को हेड की इंजरी होती है तो हम उसे जल्द स्कैनिंग करके ये पता लगा सकते हैं कि ब्रेन के अंदर कोई ब्लीडिंग वगैरह या फिर स्कल की कोई हड्डी फ्रैक्चर तो नहीं है, क्योंकि अगर ब्रेन के अंदर ब्लीडिंग होती है तो ये बहुत डेंजरस कंडीशन होती है जिसमें पेशेंट की जान भी जा सकती है। तो सिटी स्कैन की सहायता से हम स्कैन करके ये पता लगा सकते हैं कि उसमें कोई ब्लीड तो नहीं है और पेशेंट की कंडीशन किस किस कंडीशन में है, और उसके बाद डॉक्टर उसका आगे का ट्रीटमेंट करते हैं। और जब भी किसी पेशेंट को एकदम से बॉडी के किसी पार्ट में एकदम से पैरालाइज हो जाता है, जैसे कि बोलने में दिक्कत होती है, एकदम से उल्टी होती है एंड ब्लड प्रेशर एकदम से हाई होता है एंड बॉडी का कोई पार्ट जैसे कि राइट एंड लेफ्ट बॉडी ये सडनली पैरालाइज हो जाती है, तो उस कंडीशन में भी हम सिटी स्कैन की सहायता से पता कर सकते हैं कि ब्रेन में कोई क्लॉट तो नहीं है और उसकी वजह से ये कंडीशन बनती है। एंड चेस्ट का स्कैन भी हम सिटी स्कैन में कर सकते हैं। तो चेस्ट का स्कैन हम तब कराते हैं जब किसी पेशेंट को लगातार खांसी हो रही हो, उसका बुखार नहीं जा रहा हो और उसे अधिक सांस लेने में दिक्कत हो रही हो एंड ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी हो। तो इस कंडीशन में भी हम चेस्ट का स्कैन सिटी स्कैन के द्वारा कर सकते हैं। इससे हम ये पता लगा सकते हैं लंग्स में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और स्कैन करके उसका एक्यूरेट जांच हो जाती है कि अगर लंग्स के अंदर कोई परेशानी है तो डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट लिख देते हैं, जिससे पेशेंट को जल्द से जल्द आराम मिलता है। और हम जब किसी पेशेंट को एब्डोमेन पेन, वॉमिटिंग, फीवर एंड लूज मोशन या फिर पेट में ऐंठन वगैरह या कॉन्स्टिपेशन या पेट संबंधित कोई भी परेशानी होती है तो हम पेशेंट को एब्डोमेन का स्कैन करके पता लगा सकते हैं कि एब्डोमेन में कोई परेशानी तो नहीं है और पेशेंट को क्या प्रॉब्लम है। तो इसका एब्डोमेन का पता स्कैन करने से पहले हमें कुछ विशेष बातों का ध्यान रखना होता है, क्योंकि एब्डोमेन का केस करते हैं तो इसमें हम डाई इंजेक्ट करते हैं। तो डाई इंजेक्ट करने से पहले हमें कुछ बातों का विशेषकर ध्यान रखना होता है, जैसे कि पेशेंट का सबसे पहले क्रेटनाइन पता होना चाहिए कि उसकी वैल्यू नॉर्मल है या नहीं। अगर उसकी वैल्यू नॉर्मल है तो हम स्कैन कर सकते हैं और अगर वैल्यू नॉर्मल नहीं है तो हम उसका स्कैन नहीं कर सकते। और फीमेल पेशेंट में हमें सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ ये पता होना चाहिए, अगर फीमेल पेशेंट अगर मैरिड है और अगर उसे प्रेगनेंसी है तो हम उसका स्कैन नहीं कर सकते। और प्रेगनेंसी अगर पेशेंट को पता नहीं है तो उसकी एलएमपी डेट से का पता करके भी हम पता कर सकते हैं कि उसका स्कैन करना है या नहीं करना है। एंड एब्डोमेन का स्कैन करने से पहले पेशेंट के प्रीवियस जो भी उसका ट्रीटमेंट हुआ है या अल्ट्रासाउंड की रिपोर्ट्स वगैरह या पिछली जो भी एमआरआई सिटी स्कैन की उसकी रिपोर्ट हुई है तो वो सब हमें ले लेना चाहिए, जिससे कि हम उसका पूरा प्लान कर सकें कि पेशेंट का पहले क्या हुआ है और उससे कंपैरिजन कर सकें।
तो एब्डोमेन के स्कैन में इस प्रकार से हम जांच कर सकते हैं, जिससे कि पेशेंट को सही डायग्नोस होगा और डॉक्टर को इलाज करने में आसानी होगी। एंड इसके अलावा जैसे कि लोअर एक्सट्रीमिटी में पेशेंट को कोई इंजरी होती है, जैसे कि रोड साइड एक्सीडेंट में पेशेंट को पैर में इंजरी हो जाती है या नी इंजरी हो जाती है, तो हम उनका स्कैन करके पता लगा सकते हैं एक्यूरेट कि कितनी इंजरी हुई है, तो उसके हिसाब से डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट करते हैं उसको देखकर। एंड अगर किसी की केस में पेशेंट को नसों में ब्लॉकेज हो जाता है, तो उसके लिए हम लोअर रीजन की हम एंजियोग्राफी करते हैं, तो उसके लिए भी डाई को इंजेक्ट करके हम करते हैं। तो उसके लिए हमें क्रिएटिनिन की वैल्यू पता होना चाहिए इसमें भी। तो जब पेशेंट का क्रिएटिनिन नॉर्मल होता है तभी हम लोअर एंजियोग्राफी कर सकते हैं। तो उसके लिए जब पेशेंट का क्रिएटिनिन नॉर्मल होगा तभी हम ये जांच कर सकते हैं, और इससे ये पता लगा सकते हैं कि पेशेंट को पैरों में नमनेस या फिर उसको क्या प्रॉब्लम है। अगर उसको कहीं कोई ब्लॉकेज होता है तो एंजियोग्राफी की सहायता से हम क्लियरली पता कर सकते हैं कि उसकी नसों में कहाँ ब्लॉकेज है। और उसी प्रकार हम जैसे कि असेंडिंग एओर्टा एंड डिसेंडिंग एओर्टा का अगर हमें ब्लॉकेज पता करना हो, जैसे कि पेशेंट को ब्रीथिंग डिफ़िकल्टी होती है या फिर बहुत ज़्यादा बेचैनी होती है, तो एओर्टिक ऑब्स्ट्रक्शन भी हो सकता है, तो उसके लिए भी हम एंजियोग्राफी की सहायता से ये पता कर सकते हैं कि एओर्टा में कोई असेंडिंग एओर्टा या डिसेंडिंग एओर्टा में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और इसी प्रकार अगर पल्मोनरी में कोई थ्रोम्बस हो तो उसको भी हम एंजियोग्राफी की सहायता से पता कर सकते हैं कि पल्मोनरी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एंड उसी प्रकार अगर चेस्ट में कोई मास लीजन वगैरह या फिर मेटास्टेटिस या फिर कैंसर की कोई गठाने हों, तो उसको भी हम CCT चेस्ट की सहायता से मतलब कॉन्ट्रास्ट स्टडी करके चेस्ट में पता कर सकते हैं कि कोई प्रॉब्लम तो नहीं है और जिसकी वजह से पेशेंट को दिक्कत हो रही है। एंड इसी प्रकार अगर पेशेंट को खाना खाने में परेशानी वगैरह या फिर खाना खाने एंड पानी पीने में दिक्कत होती है ईसोफेगस में, एंड खाने के बाद एकदम से वॉमिटिंग होना और खाना अंदर नहीं जाना, तो इसके लिए भी हम सिटी में उसकी जांच करके पता कर सकते हैं कि उसकी खाने की नली में कोई परेशानी तो नहीं है। एंड इसी प्रकार अगर किसी पेशेंट को मुंह में छाले हो जाते हैं, ये जैसे कि अल्सर, तो उनका भी हम सिटी की सहायता से पता कर सकते हैं कि उनका नेचर कैसा है, कि वो अल्सर है या फिर कोई अदर प्रॉब्लम हो रही है। तो सिटी की सहायता से एक्यूरेट जांच कर सकते हैं कि पेशेंट को क्या परेशानी है। और इसी प्रकार हम ब्रेन की भी एंजियोग्राफी करके ब्रेन की नसों के बारे में भी पता कर सकते हैं कि उसमें कोई ब्लॉकेज तो नहीं है, एंड अदर किसी प्रकार का लीजन या मेटास्टेसिस या फिर एब्सिस या फिर किसी भी प्रकार की अदर कंप्लेंट जो भी ब्रेन में है, तो उसका कॉन्ट्रास्ट स्टडी करके हम पता कर सकते हैं कि कोई दिक्कत तो नहीं है। तो CT स्कैन की सहायता से हम एक्यूरेट जांच कर सकते हैं, और जिससे कि पेशेंट को सही डायग्नोस हो और डॉक्टर उसका सही ट्रीटमेंट कर सके। अब हम बात करते हैं कि जब भी पेशेंट हमारे पास आता है तो हमें CT स्कैन करने से पहले क्या सावधानियां रखनी चाहिए। जैसे कि अगर हमारे पास एब्डोमेन का कोई पेशेंट आता है, तो अभी हमने आपको पहले बताया था कि सबसे पहले हमें उसकी ब्लड रिपोर्ट्स पता होना चाहिए, कि जैसे कि उसका सीरम क्रिएटिनिन सबसे पहले पता होना चाहिए कि उसका क्रिएटिनिन नॉर्मल है या नहीं। एंड उसकी पहले की ब्लड रिपोर्ट्स, अल्ट्रासाउंड, CT स्कैन, MRI ये आदि अगर जांचें हुई हो तो उससे ये सब जांचें ले लेना चाहिए और अच्छे से इसका प्रिपरेशन कर लेना चाहिए, जिससे कि हम उसका अच्छे से स्कैन कर सकें, जिससे कि उसका डायग्नोस क्लियर हो सके। एंड उससे हिस्ट्री ले लेते हैं कि पहले से उसका कोई ऑपरेशन वगैरह या फिर किसी प्रकार का उसका ऑपरेशन हुआ हो तो उसके बारे में डिटेल पता कर लेते हैं। और इसी प्रकार अगर हम किसी चेस्ट का स्कैन कर रहे हैं तो उससे पहले पता कर लेते हैं कि उसका पहले कोई TB का या फिर किसी अदर
इलाज तो नहीं चला है, और अगर चल रहा है तो कब से चल रहा है, ये सब जांच, या फिर उसकी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, डॉक्टर पेपर वगैरह, ये सब उससे ले लेते हैं, और जिससे कि उसका स्कैन करने में हमें आसानी होती है कि ये उसको पहले क्या था और अभी क्या है, दोनों में कंपैरिजन हो जाता है। मतलब पेशेंट का जब भी स्कैन करते हैं तो पेशेंट से प्रीवियस डॉक्यूमेंट्स ले लेते हैं, एंड उसकी प्रॉपर हिस्ट्री लेते हैं कि पहले उसे क्या कंडीशन थी और अभी प्रेजेंट में क्या कंडीशन है। ये सब हिस्ट्री हमें कंपलसरी लेना चाहिए। और फीमेल पेशेंट में अगर मैरिड है तो उसकी प्रेगनेंसी पता करना चाहिए कि उसे है या नहीं। अगर प्रेगनेंसी है तो हम उसका टेस्ट नहीं कर सकते। एंड सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी हम पेशेंट का स्कैन करते हैं तो स्कैनिंग एरिया में से मेटल की चीज़ें हटा देते हैं, जैसे कि सिक्के हो, या फिर पिन, या फिर लॉकेट, या फिर कोई भी मेटल की चीज़ जो स्कैनिंग पार्ट में है तो उसको हटाना होता है, जिससे कि मेटेलिक आर्टिफैक्ट्स नहीं आएंगे और हमारी इमेज क्लियर आएगी और डॉक्टर को रिपोर्ट करने में आसानी होगी। अगर आप हटवाते नहीं हैं तो आपकी इमेज बेकार हो जाएगी, जिससे कि डॉक्टर को डायग्नोस करने में आसानी नहीं होगी। इसलिए जब भी आप स्कैन करें तो पेशेंट के स्कैनिंग एरिया से मेटल की चीज़ें हटा दें। और तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़, जब भी आप चेस्ट का एंड एब्डोमेन का स्कैन करते हैं तो पेशेंट से अच्छे से ब्रीथ होल्ड करने के लिए बोलते हैं कि जब भी मशीन इंस्ट्रक्शन दे तो उसके हिसाब से आपको सांस को रोक के रखना है एंड उसके निर्देशों का पालन करना है। क्योंकि अगर पेशेंट ब्रीथ होल्ड करेगा तो उससे हमारी इमेज क्वालिटी अच्छी आएगी और उसकी रिपोर्ट अच्छे से बन जाएगी और उसका जो भी प्रॉब्लम है उसका डायग्नोस क्लियर होगा। अगर पेशेंट सांस अच्छे से ब्रीथ होल्ड नहीं करेगा तो उसकी इमेज क्वालिटी ख़राब आएगी और उसका डायग्नोस क्लियर नहीं हो पाएगा। इसलिए पेशेंट को अच्छे से ब्रीथ होल्ड कराना होता है और पेशेंट को स्कैन से पहले ये बात अच्छे से समझाना होती है कि पेशेंट को अच्छे से ब्रीथ होल्ड करना है। एंड इसी प्रकार हम जब उसका नेक का स्कैन करते हैं या ओरल कैविटी का करते हैं तो पेशेंट को हमें समझाना होता है कि जब भी हम स्कैन करें तो मुंह में हवा भर के रखना है एंड थूक को अंदर बाहर निकलना नहीं है एंड जीभ को हिलाना नहीं है, मतलब टंग को हिलाना नहीं है, जिससे कि उसकी प्रॉपर जांच हो सके। एंड इसी प्रकार हम ब्रेन का स्कैन करते हैं तो ब्रेन का स्कैन करते समय भी हम पेशेंट को क्लियरली इंस्ट्रक्शन देते हैं कि जब स्कैन स्टार्ट होता है तो उसके बाद मूवमेंट नहीं करना है, क्योंकि अगर मूवमेंट करेगा तो ब्लर आर्टिफैक्ट होंगे और उससे इमेज क्वालिटी ख़राब होगी। और फीमेल पेशेंट में स्कैनिंग एरिया से मेटल की चीज़ें हटा देना चाहिए, जैसे कि अगर सिर का स्कैन कर रहे हैं तो क्लिप वगैरह, क्लेचर वगैरह एंड ईयरिंग वगैरह एंड ये सब चीज़ें हटा देना चाहिए, जिससे कि इमेज क्वालिटी क्लियर है। एंड इसी प्रकार अगर नेक का कर रहे हैं तो माला वगैरह या फिर जो भी मेटल की चीज़ें हैं वो सब क्लियर हटा देना चाहिए, जिससे कि हमारी इमेज क्वालिटी क्लियरली आएगी। और एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ कि जब भी कोई कॉन्ट्रास्ट स्टडी आप कर रहे हैं तो पेशेंट को 4 घंटे की फास्टिंग होना चाहिए, क्योंकि जब भी हम कॉन्ट्रास्ट इंजेक्ट करते हैं तो बॉडी एकदम से हीट होती है पेशेंट की और उससे वॉमिटिंग होने के चांस अधिक होते हैं, क्योंकि अगर पेशेंट खाना खाया होगा तो उसे कॉन्ट्रास्ट की वजह से उल्टी होने के चांसेस होंगे। इसलिए पेशेंट को 4 से 5 घंटे की फास्टिंग होना ज़रूरी है, जिससे कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जांच कराने के दौरान या जांच कराने के बाद। इसलिए ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब भी आप एब्डोमेन का एंड चेस्ट का या फिर कोई भी कॉन्ट्रास्ट स्टडी करते हैं तो 4 घंटे की फास्टिंग रखें, जिससे कि पेशेंट को कोई कॉम्प्लिकेशन ना हो जांच के दौरान या बाद में भी। और हमें पेशेंट से एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ पूछ लेना चाहिए कि पेशेंट को पहले अगर उसने सिटी स्कैन कराया हो और अगर उसे कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी हुई हो तो इसके बारे में हमें पूछ लेना चाहिए कि उसे कॉन्ट्रास्ट से एलर्जी तो नहीं है, या फिर किसी और मेडिसिन से उसे एलर्जी रही हो। तो ये सब हमें एलर्जिक हिस्ट्री भी ले लेना चाहिए पेशेंट से कि उसे कोई किसी चीज़ से एलर्जी तो नहीं है।
और जब भी हमारे पास ट्रॉमा पेशेंट आता है तो हमें एक बात का विशेष कर ध्यान रखना होता है कि जितनी जल्दी हो सके हम उसकी जांच कर सकें और उसकी फिल्म एंड रिपोर्ट पेशेंट को अवेलेबल करा सकें, तो जिससे कि पेशेंट का जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट चालू हो सके। क्योंकि हेड के हेड के केस में, क्योंकि ये बहुत डेंजरस केस होता है, क्योंकि इसमें ब्रेन में इंजरी होती है और इससे पेशेंट की जान भी जा सकती है। इसलिए जब भी आपके पास ट्रॉमा पेशेंट आए और अगर उसे हेड में इंजरी है, तो अगर कोई क्रिटिकल कंडीशन है तो डॉक्टर से बात करके जल्दी से जल्दी उसकी रिपोर्ट बताना होती है एंड डॉक्टर को इन्फॉर्म करना होता है कि इसे सीवियर कंडीशन है इसकी और इसकी जल्दी रिपोर्ट बनना है। तो ये कोऑर्डिनेट करना होता है डॉक्टर के साथ, जिससे कि उसका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी हो सके। और जब भी आप पेशेंट का स्कैन करते हैं तो अगर पेशेंट गैंट्री रूम में है तो उसे लेड एप्रन पहनाना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उससे उसकी सेफ्टी होती है। या फिर अगर आप अटेंडर अंदर नहीं रखते हैं तो उसे बाहर निकाल सकते हैं, जिससे कि उसे रेडिएशन का डोज ना लगे। और अगर अटेंडर अंदर रहना चाहता है तो उसको लेड एप्रन से कवर कर देना चाहिए, जिससे कि उसको हार्मफुल किरणें ना लगें। ये कुछ महत्वपूर्ण बातें थी जो सिटी स्कैन करने से पहले हमको ध्यान रखना होती हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।